हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब पहले से अवेयर होंगे कि एमपीसीजे का एलिजिबिलिटी वाला जजमेंट आ गया है हाई कोर्ट की तरफ से। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस बारे में। तो जो सबसे पहले तो क्रक्स है, तो आप लोगों के लिए क्रक्स ये है कि 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब 3 इयर्स की प्रैक्टिस या तो हो और या फिर आपका 70% हो। ये 70% का जो क्राइटेरिया है ये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और 50% का क्राइटेरिया आपके SC ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये तो इनमें से कोई एक तो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं। देखो, 170 पेज का जजमेंट है, पूरा जजमेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्या रीजंस हैं इस जजमेंट के बिहाइंड, क्या जजेस ने क्या बात करी है इस बारे में, किस रीजन की वजह से ऐसा जजमेंट आया है, वो सारे रीजन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है इतना डिटेल में बात करके। अच्छी खासी डिबेट हो सकती है इस जजमेंट को लेकर के, बट हम कुछ भी अपनी रीजनिंग नहीं देंगे, बस हम जजमेंट पढ़ेंगे कि आखिर जजमेंट में क्या रीजनिंग कोर्ट की तरफ से दी गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें जो पॉइंट 69 है वो ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज टू एंश्योर, मतलब बेसिकली ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये एंश्योर किया जा सके कि फाइनेस्ट स्टूडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू compete for the examination so that they turn out to be outstanding judges delivering quality judgments। कि जो फाइनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो लोग सेलेक्ट हो, कॉम्पीट करें एग्जामिनेशन के लिए, और जिससे कि क्वालिटी जजमेंट्स डिलीवर किए जाएं उनके द्वारा। द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एन आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट इज नॉट सफिशिएंट सिंस द रिकमेंडेशन इज वन ऑफ प्रोवाइडिंग इंटेंसिव ट्रेनिंग टू द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स। यानी कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेनिंग, वैसे जनरली 1 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर पीरियड बढ़ाने की बात करी गई है, जैसे 2 साल, यानी कि ट्रेनिंग 2 साल होगी। Therefore, the question of training has received adequate attention। यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑफ ट्रेनिंग है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन इसने, एडिक्वेट अटेंशन था कोर्ट का बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैव नो एक्सपोजर एट द बार, क्योंकि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का कोई एक्सपोजर नहीं होता, ना वो कोर्ट में कभी गए होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कभी कोर्ट में भी नहीं गए होते। ठीक है, तो इट हैज़ बीन रिकमेंडेड इन पैरा 32 ऑफ द जजमेंट दैट इंटेंसिव ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड प्रेफरेबली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक के लिए जो है ट्रेनिंग की बात यहाँ पर करी गई है। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ट्रेनिंग जो है नेसेसरी है इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट इट काउंटर एक्ट्स द वीक पॉइंट्स ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जो भी उनके वीक पॉइंट्स हैं उसको ठीक करने के लिए। द वीक पॉइंट ऑफ द कैंडिडेट इज द फैक्टम ऑफ ही बीइंग अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर। देखो, कोई कोर्ट नहीं गया, कोई बार नहीं गया है, तो मानना है कोर्ट का कि वहां पर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को, फ्रेश लॉ कैंडिडेट को इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। ये इसके पीछे रीजनिंग ये हो सकती है, या हो क्या सकती है, रीजनिंग यही है कि वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाता जो पार्टीज हैं उनसे, ना उनकी मेंटल कंडीशन को वो समझ पाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। सिंस द नॉन एक्सपोजर वुड एक्ट एज अ वीकनेस फॉर द कैंडिडेट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। अगर नॉन एक्सपोजर हो रहा है, यानी कि अगर वो कोर्ट नहीं गया है कभी, तो ये कैंडिडेट के लिए एक वीकनेस हो सकती है कि वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द ट्रेनिंग पीरियड विच इज 1 year फॉर अदर कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स के लिए अगर 1 साल है, तो ऐसे डायरेक्ट किया गया है कि इसे डबल कर दिया जाए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। दैट इज वाई while directing a period of 2 years for fresh law graduates, the inadequacy of fresh law graduates of an absence of practice has been kept in mind by the honorable supreme court। ठीक है, अच्छा अभी ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 71 की तरफ बढ़ते हैं। देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस बाय द शेट्टी कमीशन, जो भी शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट वगैरह थी, तो उन्होंने भी जो है ट्रेनिंग के बारे में कहा था कि ये ट्रेनिंग जो है एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही। दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ इनएडिक्वेसी फेस्ड बाय अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट ड्यू टू हिज एब्सेंस ऑफ कोर्ट प्रैक्टिस। देयरफॉर द कोर्ट प्रैक्टिस व्हिच इज अ फ्रेश recruit does not possess was sought to be remedied by offering intensive training preferably
for a period of 2 years. Therefore, the issue of training, namely exposure and practice at the bar, was always in the back of the mind when such recommendation was made. मतलब ये कहा गया कि ये जो रीजन है ये पहले से क्यों हम कर रहे हैं कि 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये जो इशू है ट्रेनिंग का, एक्सपोजर को लेकर के और बार में प्रैक्टिस को लेकर के, ये पहले से बैक ऑफ द माइंड में था, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं. इट वुड अपेयर दैट what is sought to be pleaded is nothing but a personal desire of the petitioners to compete in the exam, that there is no infraction of any constitutional provisions. कहा गया कि ये जो बात करी जा रही है कि परसेंटेज इतना नहीं उतना होना चाहिए और ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, ये अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट अगर करना चाहती है तो वो कर सकती है. कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की. बेसिकली हम कहें तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हुआ है. कहने का मतलब ये था. यहाँ पर कहा गया देयर इज नो डिनायल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफ द पेटिशनर्स. ठीक है, that the classification of an outstanding law graduate is well within the permissible restrictions, that the restrictions of being an outstanding law graduate are within the 4 parameters of the Constitution of India and cannot be faltered. The contention that the requirement of 70% marks is too high cannot be accepted. हम आप ये नहीं कह सकते कि 70% जो नंबर की बात करी जा रही है वो इतने ज्यादा हैं. ये कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. It is as a consequence to the order of the Honorable Supreme Court which has given a window to the outstanding law graduates with a brilliant academic career to participate in the exam. जब आप जजमेंट पढ़ोगे, मेरा मानना है कि आप लोग पढ़ना जजमेंट, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा इस वर्ड का कई बार यूज किया गया है. ब्रिलियंट एकेडमिक करियर, ब्रिलियंट एकेडमिक करियर होना चाहिए अब आपका इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए. इफ द परसेंटेज इज रिड्यूस्ड, अगर हम कहते हैं, अगर वो कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर हम परसेंटेज रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट है. द रिडक्शन इन मार्क्स वुड इन आवर कंसिडर्ड व्यू बी अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसका वायलेशन होगा. हेंस द क्वेश्चन ऑफ रिड्यूसिंग द मार्क्स डज नॉट अराइज. तो ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं कि हम जो है मार्क्स को रिड्यूस करेंगे. फिर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिंग 70% इन एग्रीगेट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. देखो, कोई भी बैक वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए. सिंपल सी बात है, मतलब किसी भी ईयर में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए. ये बस इतनी सी बात कर रहा है. 70% आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए. 50% मार्क्स जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में है. और ये कहा गया कि ये वायलेटिव नहीं है ऑफ आर्टिकल 1460 एंड 19(1)(g). ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. Pursuant to the various provisions of the Advocate Act and the Bar Council of India, there cannot be a distinction between a graduate who completed a 5-year or a 3-year course. There is no violation of clause 9 of articles. किसी भी चीज का कोई वायलेशन नहीं किया गया है. ये चीज इन्होंने यहाँ पर एकदम साफ कही है. द अमेंडमेंट इज टू इंश्योर दैट द आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट्स विद द ब्रिलियंट एकेडमिक करियर आर एलिजिबल टू कॉम्पीट फॉर द एग्जाम. यहाँ पर ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट किया गया है इसलिए किया गया है ताकि जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट्स ब्रिलियंट एकेडमिक करियर रहा है उनका एकेडमिक्स में, सिर्फ उन्हीं को जो है कॉम्पीट करने दिया जाए इस एग्जाम में. द ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर दैट सच आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट्स विद ब्रिलियंट एकेडमिक करियर, मैंने कहा ना कई बार इसका यूज किया गया है, वुड रिजल्ट इन द क्वालिटेटिव डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. यानी कि कोर्ट का ये मानना है कि अगर कोई बच्चा जो 70% ला रहा है वो जस्टिस यानी कि जो जजमेंट है वो अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएगा, एक क्वालिटी जस्टिस दे पाएगा या क्वालिटी जजमेंट डिलीवर कर पाएगा. ठीक है, इट इज एन एंडेवर टू अचीव एक्सीलेंस. ये सब हम कर रहे हैं एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए. एक्सीलेंस शुड ऑलवेज हैव प्रेसिडेंट ओवर मीडियोक्रिटी. ठीक है, इन्होंने कहा कि एक्सीलेंस हमेशा सर्वोपरि होगा. Only because some of the petitioners do not qualify to compete in the exam will not render the impugned amendment as either unconstitutional or ultra vires the constitution. इन्होंने कहा कि सिर्फ इस बात पे कि कुछ कैंडिडेट्स नहीं अपेयर कर सकते इस एग्जाम में क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो अमेंडमेंट किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ लो, बाकी और कुछ आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हालांकि आप लोग अपने स्तर पे ज़रूर एक बार इसे पढ़िएगा, पता होना चाहिए कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ है. द ऑब्जेक्ट टू रेंडर क्वालिटी जस्टिस टू द लिटिगेंट्स, लिटिगेंट्स यानी कि जो पार्टीज हैं,
फार आउटवेज द इंडिविजुअल नीड ऑफ द पेटिशनर्स टू सिक्योर एन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो क्वालिटी जस्टिस जो लिटिगेंट्स को दिया जाएगा वो सर्वोपरि है, ना कि पेटिशनर्स क्या चाहते हैं कि उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये चीज जो है नहीं देखी जाएगी। इवन अदरवाइज ऑप्शन टू द कैंडिडेट इज टू फोल्ड। इन्होंने कहा कि टू फोल्ड तो वैसे भी है, या तो आप एडवोकेसी कर लो, 3 साल की प्रैक्टिस कर लो, या फिर आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट विद अ ब्रिलियंट एकेडमिक करियर जिसको 70% मार्क्स मिले हो एग्रीगेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। देयर इज नो डिनायल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एज क्लेम्ड, क्योंकि पिटिशनर्स ने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गई थी तो कहा था कि हमारी अपॉर्चुनिटी को छीना जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि देयरफॉर इस टू फोल्ड है क्योंकि ये, तो यहाँ पर कोई डिनायल नहीं है अपॉर्चुनिटी का, हम मना नहीं कर रहे, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपसे छीनी नहीं जा रही है। द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वुड इंडिकेट दैट देयर वर, अच्छा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड वुड ऑल्सो इंडिकेट दैट देयर वर 55 petitioners in all, 55 petitioners थे pursuant to the order dated 15/12/2023 passed by the Honorable Supreme Court in special leave petition, ठीक है, देवांश कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऑल द कैंडिडेट्स वर परमिटेड टू अपेयर इन द एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ द रूल दैट प्रिवेल्ड प्रायर टू द अमेंडमेंट। आप लोगों को पता है कि एमपीसीजे का जो अभी प्रीवियस पेपर हुआ है उसमें सबको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डलेस ऑफ द अमेंडमेंट जो पहले हुआ था सबको मतलब ग्रीन फ्लैग दे दिया था कि हर एक कैंडिडेट जो है एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। इवन अंडर सच अ रिलैक्सेशन, उसके बाद भी ये रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला, उसके बाद भी आउट ऑफ 55 पिटिशनर्स, 55 पिटिशनर्स के में से ओनली 6 petitioners have passed the preliminary examination, केवल 6 petitioners ने preliminary examination को क्रैक किया, entitling them to appear to the mains, यानी कि वो मेंस में गए। Even among 49 petitioners who did not qualify, ये जो 49 petitioners जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, 3 of them did not even appear in the pre-examination। तीन लोगों ने, इन्होंने कहा कि 3 लोग तो जो है अटेम्प्ट ही नहीं किया उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एंड 2 of the petitioners did not even अप्लाई फॉर द सेट एग्जाम, और 2 ने तो अप्लाई नहीं किया एग्जाम में। इट इज इंडीड अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स टू नोटिस दैट इन द लीड केस, ठीक है, रिट पिटिशन, ये द पिटिशनर देयर इन डिड नॉट इवन अपेयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही ज्यादा सॉरी स्टेट है कि पिटिशन लगाने के बाद भी वो खुद ही एग्जाम में अपेयर नहीं किए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सारी बात करें, मोटी मोटी बात इतनी समझो कि एमपी हाई कोर्ट ये चाहता है कि एक्सीलेंस की तरफ हम बढ़ें, और ये अमेंडमेंट्स तो पहले से ही हमारे बैक ऑफ द माइंड में थे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी में, या जो भी है एग्जामिनेशन के पैटर्न में, कुछ भी आप कह लो। तो उनके हिसाब से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द अमेंडमेंट, तो जिस वजह से अपहेल्ड कर दिया गया है उसे, ठीक है, जो भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसे अपहेल्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो इंटेंट है अमेंडेड रूल का इस क्वालिटी सेंट्रिक है, ठीक है। द होप एंड डिजायर ऑफ द हाई कोर्ट इज टू एंश्योर दैट द बेस्ट अमंग द बेस्ट आर सेलेक्टेड एज जजेस, जो बेस्ट हैं अमंग द बेस्ट उन्हें जो है एज जजेस सेलेक्ट किया जाए। इट इज सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द लिटिगेंट्स रिसीव द फाइनेस्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द जजेस। लिटिगेंट्स जो पार्टीज हैं जो आई हैं कोर्ट में जस्टिस के लिए, उन्हें जो है फाइनेस्ट ऑफ सर्विसेज मिले जजेस से। ये लाइन थोड़ी सी पढ़ना। The object of the High Court to achieve these results in a considered view does not call for any interference whatsoever. It cannot be just a dream of a candidate to become a judge. सिर्फ सपना नहीं होना चाहिए आपका जज बनने का, कोर्ट का ऐसा कहना है। One has to possess the highest standards to join the judiciary. हाई स्टैंडर्ड आपको मीट करने होंगे जुडिशरी को ज्वाइन करने के लिए। A mere desire to compete in the exam to become a judge is not sufficient. आपकी सिर्फ इच्छा है एग्जाम में बैठने की, कंपटीशन में बैठने की और जज बनने की, ये चीज सफिशिएंट नहीं है। One has to deserve and then desire. पहले आप डिजर्व करें उस चीज को और तब अपनी आप इच्छा रखें कि आप जज बनना चाहते हैं। डिजर्व करने का मतलब वही है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए और सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट का कहना है। आई नो काफी स्टूडेंट्स के लिए डिसहार्टनिंग है, बट सम पीपल आर रियली लाइकिंग द जजमेंट। ऑब्वियसली मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, पता नहीं क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। आई डोंट वांट टू indulge into the debate of this,
इट इज़ ऑफ नो यूज़। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपील का सिस्टम नहीं होता है तब तक तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है सारी पेटिशंस को डिसमिस कर दिया गया था फॉलोइंग एक्सटेंट। यहाँ पर एक चीज़ है, the respondents authorities are directed not to insist production of 6 orders sheets judgment per year of the candidate। ठीक है, देखो जो पहले था ना कि 6 केसेस नेसेसरी थे प्रैक्टिस में, वो अभी हटा दिया गया है, ये चीज नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट को लेकिन जो 3 साल का जो प्रैक्टिस किया है उसका जो है प्रूफ होना चाहिए आपके पास, उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि आपने एक्टिव प्रैक्टिस करी, वो सिर्फ नेसेसरी है। पेंडिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ, बाकी सारी जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस को डिस्पोज कर दिया गया। तो ये था एमपीसीजे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अमेंडेड। तो अब आने वाले एग्जाम में अभी जो चल रहा है इनका एग्जामिनेशन मेंस वाला जो है उसमें पता नहीं क्या होगा, वो तो जब तक फर्दर कुछ नहीं आता तब तक कुछ नहीं पता चल पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ भी अगर होगा आई विल कीप यू ऑल अपडेटेड। तो ठीक है, आगे तैयारी करिए आप लोग जो भी है। अगर आप एमपी के स्टेट से हैं, आप अगर एमपी में अपेयर करना चाहते हैं, वैसे और भी स्टेट्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो होम स्टेट को ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं अपने होम स्टेट को प्रेफर और आपको होम स्टेट एमपी है तो आपको चाहिए होगा कम से कम 70%, और जो है आपको या तो 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, तो क्रक्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 70% फॉर जनरल एंड ओबीसी, ठीक है, 50% फॉर SC/ST, और इन दोनों के अलावा और आपका या तो 3 साल की प्रैक्टिस हो, एक्टिव प्रैक्टिस हो, जैसा कि कहा कि 6 केसेस होना नेसेसरी नहीं है पर ईयर, लेकिन 3 साल की एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एक्चुअली, थैंक यू सो मच।